सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास. दिस इज योर फ्रेंड शशांक मिश्रा. सो कल के क्लास में हमने पीटी 365 हम लोग डील कर रहे थे. ठीक है, विजन वाला पॉलिटी सेक्शन में हम लोग थे. उसमें जो फर्स्ट था हरियाणा गवर्नमेंट वाला वो हमने डील कर लिया था. सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी देख लिए थे. अब आज आगे शुरू करेंगे और पूरा लेक्चर एक ही साथ में ख़त्म हो जाए ऐसा ट्राई करेंगे. ठीक है, देखिए तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था. इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका थोड़ा हिस्ट्री समझ लो. तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये एनसीबीसी पहले क्या था, स्टैट्यूटरी था. इसका एक एक्ट था. ठीक है, बट इसके पहले जितने भी पॉलिटी पढ़े उन्हें पता है कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज भी है, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज भी है. ठीक है, सबका अलग अलग मिनिस्ट्री. ये सोशल जस्टिस के अंदर आता है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है. इन सभी का मेन काम क्या होता है कि जो भी कास्ट यानी जैसे ओबीसी के लिए ये बना है. ठीक है, तो ये उनके विकास के लिए उनसे रिलेटेड जो भी योजना वगैरह है कैसे करके हम उनका सोशल अपलिफ्टमेंट करें, उनका मेन टास्क ये होता है. तो अब इसे स्टैट्यूटरी ना रह करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है. ठीक है, तो नाउ इट हैज़ बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें 2-3 एक्ट है वो याद रख लीजिएगा. 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड इट कॉन्स्टिट्यूशनल. 338B. ठीक है, ग्रीवियांस. ठीक है, जियो जितना भी इनसे रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, हमें क्या है कि एमसीक्यू में देखना ही है ना. जितने भी जनरल जेनरिक टर्म्स आए वो मोस्ट ऑफ एमसीक्यू सही होते हैं. ठीक है, टू इनक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड. ठीक है, सो डेवलपमेंट इसमें क्या हुआ, they inserted article 338B and 342A in the constitution. So 338B deals with the structure, duty and power of national commission for backward classes. ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा यानी कितने लोग काम करेंगे, उन सभी का पावर क्या होगा. ठीक है, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, वो सारी चीजें. 342A में विथ 2 क्लोजेस गिवन द प्रेसिडेंट द पावर टू नोटिफाई क्लास एज एससीबीसी. यानी कौन सा क्लास यानी कौन सी जाति या कौन से वर्ग के लोग ओबीसी के अंदर आएंगे वो नोटिफाई कौन करेंगे, प्रेसिडेंट. एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अल्टर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससीबीसी. यानी एक सेंट्रल लिस्ट आएगी उसको अल्टर करने का पावर पार्लियामेंट के पास है. सो द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, हैज फ्रेम्ड एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 3482 टू इंट्रोड्यूस द थर्ड क्लॉज टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट टू आइडेंटिफाई ओबीसी टू इंक्लूडेड ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट. देखो इसमें क्या है कि जब हम सेंटर से जब लॉ बना तो क्या हुआ कि सेंट्रल, जो देखो यहाँ पर है ना कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे और पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया. पर इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा विरोध होना शुरू हो गया. ठीक है, तो अब क्या कर दिया गया कि इंडिविजुअल स्टेट को कहा से सपोज देखो ओबीसी की लिस्ट में क्या दिक्कत क्या आ रही है वो समझो. मेन ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है वो समझ लो, काम खत्म हो जाएगा आपका. देखो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, यानी ऐसा क्लास कि जिसका डेवलपमेंट हुआ तो है, नो डाउट हुआ तो है. एससी का जो रिजर्वेशन है वो अलग लाइंस पर है, एसटी का है वो अलग लाइंस पर है, ओबीसी का अलग लाइंस पर है. ठीक है, तो अब क्या है, पावर दिया गया है स्टेट को. स्टेट को ये पावर दिया गया है कि आपके यहाँ कौन सी जाति या कौन सा वर्ण ऐसा है कि जिसको आप इंक्लूड करना चाहोगे ओबीसी के अंदर. ठीक है, अब ये ऐसा समझ लो कि अगर एक कोई गांव है, ठीक है, एक कोई गांव है, वहां पर अगर ऊपर ही से सब लॉज आ रहे हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो ग्राम पंचायत के पास क्या होगा, कम पावर होगा. उनको क्या चाहिए ये कुछ पता ही नहीं है. बट अगर ये पावर किसको दे दिया जाता है, ग्राम पंचायत को, कि भैया हम आपको स्टेट अवे 5 लाख रुपीज़ दे देते हैं, आपको जो भी काम करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है वो आपको कराना है. ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, वहाँ पर भी मुझे ये सेम आपको समझाना है. तो अगर मैं यहाँ पर 5 लाख रुपये दे दूंगा तो अगर उन्हें वेल की आवश्यकता है तो वो वेल डिग कराएंगे. उन्हें ये आवश्यकता है कि भैया यहाँ पर एक डिजिटल रूम बनना चाहिए जहाँ पर बच्चे बढ़कर पढ़ सकते हैं डिजिटली, वो बनाएंगे तो वो इस ग्रांट का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं. तो यानी स्टेट के पास अब पावर दिया गया है कि आप नोटिफाई करो. ठीक है, कौन सा इंक्लूड होगा ओबीसी के अंदर. Until now, state government were free to decide which caste would be part of OBC list. Separate OBC lists are drawn by center and each state. Article 15 clause 4, 15 clause 5 and 16 clause 4 expressly conferred power on the state. ठीक है, अब क्या होगा, एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिमार्क अबाउट देयर बीइंग अ फ्यूचर सिंगल लिस्ट ऑफ ओबीसी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एक ऐसा लिस्ट बना दो, ठीक है, कि जिससे क्या होगा कि सेंट्रली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भैया इतने इतने हैं वो ओबीसी के अंदर आएंगे। अब ये एक छोटा सा न्यूज़ है बट इसमें बहुत सारी कथा दी गई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑल इंडिया कोटा दिया गया है, स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज। पहले क्या होता था भैया कि जैसे हम लोग अगर आप अगर देखोगे तो आप लोग क्या है, जैसे डिग्री वगैरह करने गए तो आपको क्या है, एक रिजर्वेशन सीट मिल गया। मेडिकल में ऐसा नहीं होता था। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे ये शुरू हो गया। आप मेडिकल के अंदर भी मिलेगा, वो आप यहाँ से पूरी कथा लिखी हुई है, वो उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन लोकल बॉडी पोल्स, लोकल बॉडी पोल्स यानी म्यूनसिपालिटी में, ग्राम पंचायत में, ठीक है, नगर पालिका के अंदर, वो सारी चीजें। ट्रिपल टेस्ट इंक्लूडेड सेटिंग अप, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। कई जगह क्या होता है कि जब आप रिजर्वेशन देने की बात आती है तो कई स्टेट क्या करते हैं कि जो 50% का क्राइटेरिया सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जितना भी रिजर्वेशन देना चाहो बट टोटल 50% होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं कर सकते। कई स्टेट्स एक्सीड कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। सो सेंटर इज considering moving a review petition before the Supreme Court to allow political reservation of OBCs in local bodies and municipal corporation for time being till the state comply with triple test criteria. Earlier, Supreme Court has decided to strike down 27 reservation in favor of OBC in local bodies by Maharashtra and Madhya Pradesh government. The Supreme Court order are based on the Krishnamurthy judgment, stressing that barrier to political participation are not of the same character as barriers that limit access to education and employment. देखो यहाँ पर क्या समझना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो बैरियर एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में मिलता है वो पॉलिटिक्स में होना जरूरी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आप इसको रिकंसिडर करिए, ठीक है। देन कम्स बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, हम सभी जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वहाँ पर डिफाइन हुआ था। उनके जो केशवानंद भारती जी थे उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, यानी वो नहीं रहे हैं। उनके रिगार्डिंग न्यूज़ थी, इसकी वजह से वापस से पूरा केशवानंद भारती जजमेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो जितने भी जजमेंट उसके पहले आए हैं उसका भी एक टाइमलाइन बता देता हूँ। ये सभी किससे रिलेटेड थे, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, ठीक है। यानी सरकार को कुछ भी चाहिए और किसी के पास लार्ज सम ऑफ लैंड है, उसको एक्वायर करने के लिए जितने भी केस थे वो मोस्ट ऑफ ये लैंड से रिलेटेड केस था। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड है। ये गलत है, ये गलत है। कई बार एमसीक्यू में भी आप लोग गलती करते हो, ये गलत है भैया। फंडामेंटल राइट्स सभी इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, अगर आप कहोगे तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल इंक्लूड होंगे, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा कहना ये है कि सभी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो एक बार से फटाफट से देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, एसेंशियल फीचर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू सिटीजन, welfare state, supremacy of constitution, republic and democratic form of government, secular federal character of constitution, separation of power, ठीक है, लिस्ट 3 लिस्ट, शेड्यूल 7 वो भी आएगा अभी, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जुडिशियल रिव्यू, हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी यूपीएससी आस्क कर चुका है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, principal underlying fundamental rights, power of the Supreme Court under 32, 136, 141 and 142, power of High Court under article 226 and 227, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस वगैरह के लिए। देखो ये टाइमलाइन थोड़ा देख लो, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरी आगे की कथा अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 1951 में ये हुआ, शंकरी प्रसाद केस हुआ, और उसके बाद 1965 में हुआ सज्जन सिंह केस। वहाँ पर पार्लियामेंट के अमेंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया कि पार्लियामेंट के अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, यानी 368 का यूज़ करके वो फंडामेंटल राइट्स प्लस कोई भी पार्ट है वो उसको अमेंड कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में क्या हुआ, 368 आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। गोलकनाथ केस के अंदर देखो ये इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, यानी जो हमारी जुडिशियरी वो भी क्या हो रही, इवोल्व हो रही। जो आगे के केस में जजमेंट दिया गया उससे इस केस का जजमेंट है वो अलग होता है। नाउ 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। आर्टिकल 13 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 13 ये कहता है, 12 के अंदर तो स्टेट का डेफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा जाता है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई, हर एक में द स्टेट डिफाइन होता है। वो तो 13 में ये लिखा है कि कोई भी पार्लियामेंट
ऐसा लॉ लाती है जो फंडामेंटल राइट के साथ में वायोलेटिव है या जो उनके प्रिंसिपल है उनके खिलाफ है, तो वो जो लॉ है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लॉ ही नहीं है, ठीक है। नाउ 25th अमेंडमेंट ने क्या किया, सेक्शन 2 कर्टेल द पावर राइट टू प्रॉपर्टी विथ ड्यू कंपनसेशन, प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट टू कवर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो ये क्या कहा जा रहा है कि डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट से प्रीवेल कर जाए, बट ऐसा आज अभी अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट वुड प्रीवेल ओवर डीपीएसपी। देखो इससे ऐसा समझो कि डीपीएसपी में कुछ दी गई है, कोई चीज़ फंडामेंटल राइट में दी गई है। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है कि भैया ये जो डीपीएसपी वगैरह है इसको जब भी कोई कोर्ट जजमेंट सुनाता है तो इनको मद्देनजर रख के जजमेंट सुनाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि हमें क्या देखना है कि फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है वो हमें नहीं देखना है, या अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कोई ऐसा टॉपिक है कि जो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो हमें क्या मानना पड़ेगा डीपीएसपी को, ये तो गलत है ना। अब फंडामेंटल राइट हो गया। फिर 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एक्ट आया, एडेड टू लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन टू 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में ये है कि भैया जो भी यहाँ पर रख दिया जाता है लो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट ऐसा अब नहीं है। फिर केशवानंद भारत दिया जाएगा जहाँ पर क्या है कि पूरा जितना भी यहाँ से ये सब पूरा कन्फ्यूजन चल रहा था वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। अब डायरेक्ट आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग क्या हमारा फंडामेंटल राइट। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया क्योंकि जिससे क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो वो लॉ बनाना चाहते थे या जो वो कंट्री बनाना चाहते, वो जो मेन हमारी क्रक्स है जो मैंने आपको बताया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। देन लाइन ऑफ थॉट मेंटेन एंड स्ट्रेंथन इन सब्सिक्वेंट जजमेंट। फिर उसके बाद आया मिनर्वा मिल केस, एसआर बोमई केस एंड एआर कोयलो केस। पीछे पूरा समरी दिया गया, उसे भी फटाफट से बता दूंगा, ठीक है। यही दिया गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा इन लोगों ने सब चीज़ लिखा है, प्री में क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बिल फाइल हुई थी 2019 में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। खाली सिंपल सा ये समझ लो मेरे जो नए दोस्त हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि अगर आप अभी इंडिया में देखोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है। मुस्लिम्स का मैरिज के लिए कोई अलग एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है। तो ये क्या बात हुई कि भैया जितनी भी कंट्री के अंदर जो भी संप्रदाय हैं उनके खुद के लॉ हैं और वो उस हिसाब से गवर्न किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हो कि एक ऐसा सरकार कोड लेकर आ जाएगा। बाय द वे आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर दिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी यानी एनफोर्सिबल नहीं है। 44 डीपीएसपी के अंदर क्या दिया गया है कि स्टेट ऐसा प्रोविजन लाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। यानी ये अगर हिंदी में से सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इसे अलग टोन में मत ले जाना। हिंदू में अगर वन मैरिज का उसमें है तो इस्लाम में या किसी और उसमें मैरिज में अगर आप 2 से 3 मैरिज भी कर सकते हैं। बाई चांस मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हिंदू में क्या है कि एक, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। और अगर यहाँ पर ये डिफाइन हो जाता है कि आपको एक ही मैरिज करना है तो फिर आप मुस्लिम कस्टमरी लॉ हो या क्रिश्चियन कस्टमरी लॉ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड हैव टू कंपलसरी वन मैरिज ओनली। अगर आप दूसरा मैरिज करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी लॉ है वो सभी संप्रदायों के लिए एक होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आप कहोगे कि क्या सर ये कभी इम्प्लाई हुआ है? हाँ, ये अप्लाई हुआ है। गोवा जो स्टेट है वो फर्स्ट स्टेट हो गया है इंडिया का कि जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। पर गोवा एक छोटा सा राज्य है तो वहाँ पर आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी लिखी हुई है कि कब क्या हुआ, ठीक है। वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। इसका मतलब इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। आर्टिकल 44 में डिफाइंड है, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लैंडमार्क केस है वो याद रखिएगा यूनिफॉर्मिटी के लिए। साहबानो केस, सरला मुद्गल केस, डेनिफ लतीसी केस, द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। बट ये क्या है, डीपीएसपी के अंदर है कि जब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, तब हम इसे अप्लाई करेंगे। ये 3 केस इसलिए याद रखिएगा कि कहीं पर भी मेंस के अंदर अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो चिपकाने के लिए काम आएगा। एंटी कन्वर्जन लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब ये होता है कि जाति परिवर्तन, सॉरी हम जिस जात के हैं क्या कहें, कास्ट, हम जिस कास्ट के हैं उससे परिवर्तन नहीं करना है। एंटी कन्वर्जन लॉ ऐसा नहीं है कि भैया कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली पहली है जो लेकर के आई है, हमें खाली इतना याद रखना है। एंटी कन्वर्जन क्या होता है कि जब आपकी कास्ट चेंज करके दूसरे में आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो इसके पहले भी 9 स्टेट्स हैं वो कर चुके हैं, वहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ ऑलरेडी इन फोर्स है। अगर आप
किसी स्टेट से बिलोंग करते हो और आप उसका स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हो, देन इट इज इंपॉर्टेंट, आप याद सर रख सकते हो। मेंस के लिए याद रखना है कि 9 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी है, कर्नाटक कोई नया नवेला नहीं है जो लिए लेके आए, बस इतना याद रखो। फिर इसमें यह है कि हिस्ट्री ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया कैसे हुआ, इंट्रोड्यूस बाय हिंदू प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग द 1930 एंड 1940 टू प्रिजर्व देयर रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अगर आप अंग्रेजों के जमाने में जानते होंगे तो वहाँ पर क्या था कि क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे और यहाँ पर अपना धर्म का प्रचार प्रसार तो करते थे, बट फोर्सफुली कन्वर्जन भी होता था। फिर उसके बाद नेशनल एंथम, काफ़ी सारे लॉ वगैरह लाए गए। करंट स्टैंड क्या है इन 2015, द लॉ मिनिस्ट्री सेड दैट मैटर इज प्योरली अ स्टेट सब्जेक्ट। उन्होंने ये कह दिया कि भैया ये रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर लॉ बनाना या ना बनाना वो स्टेट का पावर है, ठीक है, वो स्टेट जाने। सो एंड लेजिस्लेटिंग सच अ लॉ बाय पार्लियामेंट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद द टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रिलीजन बिलीफ का जो पॉइंट है वो किस में दिया गया है, स्टेट लिस्ट में दिया गया है। तो इट इज़ बेटर कि स्टेट अपने आप से डिसीजन ले, उसमें पार्लियामेंट को ये कॉमन लॉ नहीं लाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्स वगैरह देख लो। रेवेस स्टेनिस्लास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन स्टेच्यूज इन मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है। अगर आप देखोगे 25 से 28 जितने भी हैं वो सारे रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, बट ये इससे आपको ये पावर नहीं मिल जाता है कि आप किसी और पर्सन को अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर दो, ये पावर आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्ड दैट एंटी कन्वर्जन एक्ट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ एंट्री 1 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 एज दे आर मेंट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टू द पब्लिक ऑर्डर from one religion to another in a manner responsible for cognizance of the community. So Sara Mudgul case में भी Supreme Court held that conversion to Islam was not valid if done only in order to able to practice polygamy. Polygamy यानी एक से ज़्यादा विवाह करना, ठीक है, एक से ज़्यादा विवाह करने को polygamy कहा जाता है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी कहा नीड फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, एंटी कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। एम चंद्रा वर्सेस एम थंगामुथु एंड अदर्स 2010, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द टेस्ट टू प्रूव कन्वर्जन। फर्स्ट देयर हैज टू बी अ कन्वर्जन एंड सेकंड एक्सेप्टेंस इनटू अ कम्युनिटी टू विच अ पर्सन इज कन्वर्टेड, ठीक है। यानी कन्वर्जन अगर कोई भी होगा, देखो ये कैसे आप इसको ये भी समझ सकते हो, इससे एक चीज़ ये भी निकल करके आती है जो फंडामेंटल राइट हमें याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में अगर आप देखोगे, ठीक है, पहली तो चीज़ इक्वालिटी वाला 14 तो याद रखना ही है। इस मैटर को आप आर्टिकल 21 के साथ में भी रिलेट कर सकते हो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। रिलीजन में तो है 25, 26, 28 वाला तो आएगा ही, ठीक है, बट इसको 21 के साथ भी रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि 21 बहुत बार वो एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। तो 21 कैसे रिलेट करोगे कि ये मेरी चॉइस है, मैं कौन सा धर्म फॉलो करूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि भैया कल मैं हिंदू ना रह करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाऊँ, या क्रिश्चियन चाहे कि मैं किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाऊँ, तो ये उनका इंडिविजुअल हक है। आपने भी अपने देश वगैरह, अपने गांव वगैरह में देखा होगा कि कई लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इज़ देयर चॉइस, आप उसे वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मेरी खुद की चॉइस है, ठीक है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं वो एमसीक्यू में आपको घेर लेगा कि आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते हो, ये इट इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये बात गलत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में कन्वर्ट हो सकते हो, बट ये किसकी चॉइस होनी चाहिए, आपकी खुद की, आपका पर्सनल बिलीफ होना चाहिए, ठीक है। बट अगर कोई आपको फोर्सफुली कन्वर्ट कराए, आपको फोर्सफुली कन्वर्ट कराए, तो ये कहाँ से कंटरवीन करेगा आपका आर्टिकल 21 के साथ में, कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मैं चाहूँ तो नास्तिक रहूँ, मैं चाहूँ तो किसी भी धर्म को फॉलो करूँ, ये मेरा खुद का हक होना चाहिए। इसमें आपके मदर फादर भी, इफ़ यू आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, आपके मदर फादर भी आपको कंपाइल नहीं कर सकते हैं, ये खुद आपका इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा, ठीक है। तो एंटी कन्वर्जन में इतना याद रखिएगा कि भैया एक कास्ट से दूसरी कास्ट में कन्वर्ट होना विथ योर कंसेंट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, आप उसे कर सकते हैं। बट अगर आप वो फोर्सफुली कराना चाह रहे हैं, देन इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात आती है, तो भैया तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है, जो यहाँ पर ये जो कर्नाटक वाला जो रीजन है ना, नीचे वाला, वहाँ पर तुलु स्पीकिंग पीपल्स हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि शेड्यूल 8 में हमें भी जगह मिले। अब शेड्यूल 8 में देखो, शेड्यूल 8 में ऐसा कुछ नहीं है कि शेड्यूल 8 में आ जाने से आपको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खाली देखो, इसके 3-4 फायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो रही कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
जो यूपीएससी वगैरह मेंस देना चाहते हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में मेंस लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे गुजराती अगर उसमें इंक्लूडेड है शेड्यूल 8 में, तो जब भी अगर मैं चाहूँ यूपीएससी का मेंस देना, ठीक है, यूपीएससी मेंस अगर मैं लिखना चाहूँ गुजराती के अंदर तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, आपके एमपी एमएलए जो भी आपके यहाँ से इलेक्ट होकर के आए हैं वो अगर पार्लियामेंट में चाहें तो अपनी लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर बोल सकते हैं इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल 8 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। शेड्यूल 8 लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अभी वो बात चल रहा है, देखेंगे आगे अगर कुछ डिसीजन वगैरह आता है तो जिस स्टेट से आप हो वो स्टेट देख लीजिएगा आप इसकी लैंग्वेज यहाँ पर इंक्लूडेड है या नहीं है। इसके लिए मेन आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस in use in the state or Hindi as a language or languages to be used for all or any of the official purpose of the state। यानी ऑफिशियल पर्पस यानी अगर जब भी आप देखोगे कि स्टेट का कोई लेटर लिखा आएगा तो यहाँ पर लिखा होगा गुजरात सरकार, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार, उसका कोई भी लेटर है, ठीक है, वो 345 ये कहता है कि स्टेट अपनी भाषा खुद चूज कर सकता है, स्टेट के ऊपर है। स्टेट अगर चाहे कि नहीं भैया हमें गुजराती लैंग्वेज रखना है, स्टेट ये चाहे कि नहीं भैया हमें हिंदी लैंग्वेज रखना है, तो ये स्टेट का इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए कि वो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज रखना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी तो रहेगा ही। सो सिग्निफिकेंस क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज हो जाएगा, साहित्य अकेडमी है वो उसी लैंग्वेज में बुक्स वगैरह निकालेगी, एमपी एमएलए भाषण दे सकेंगे और सिविल सर्विसेज में मेंस आप एग्जाम लिख सकोगे। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, एक नया बना है। कोऑपरेटिव का मतलब जो छोटे जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनका समझा देता हूँ। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि 5 लोग आप दोस्त लोग हो, ठीक है। ये कोऑपरेटिव आप अपने स्कूल्स में भी बहुत देखा होगा। पांचों के पास से सपोज अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, किसी एक के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास स्किल होगा, किसी के पास पैसा होगा, ठीक है, कि मैं पैसा लगाऊंगा, ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए होगा, किसी का काम हार्डवेयर में अच्छा होगा, किसी का काम सॉफ्टवेयर में अच्छा होगा। तो ये क्या करोगे, ये आप पाँचों इकट्ठे हो गए, आप पाँचों क्या करोगे भैया, एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू कर दोगे। आप पांचों क्या करोगे, प्रोजेक्ट के अंदर काम करना शुरू कर दोगे। तो ये क्या किया आपने, एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में काम किया। यही सेम होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का अगर एग्जांपल लिखना हो, सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल, ठीक है। ये किसी एक आदमी की कंपनी नहीं है, जितने भी लोग इसके शेयर होल्डर हैं वो उसकी कंपनी है। से सपोज कि अगर आपके गाँव में एक तबेला खोलना है जिसकी कॉस्ट आती है 10 लाख रुपये, ठीक है, एक तबेला खोलना है जिसकी कॉस्ट आएगी 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एक फार्मर के पास है नहीं, तो सभी फार्मर, जैसे यहाँ पर मैंने 5 बताए तो इनको फार्मर कंसिडर कर लो, 2-2 लाख सभी फार्मर्स दे रहे हैं, ठीक है। और अब ये तबेला खुल गया, भैंसे वगैरह आ गई, यहाँ से जो भी उत्पादन वगैरह होगा उसका इक्विटेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और अगर कुछ लॉस हो रहा है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जब हम सब इकट्ठा मिल करके कुछ काम करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव खाली मिल्क और हाउसिंग में ही है। कोऑपरेटिव डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आपने अपने यहाँ पर जहाँ पर भी आप रह रहे हो ना, उस गांव में अगर आप देखोगे तो एक बैंक कोऑपरेटिव बैंक होगी वहाँ पर, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोई भी बैंक लेना, जैसे पीएमसी थी ना अभी वो पुणे महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव बैंक थी। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही ये होता है, आपके फादर को भी पूछ लेना कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, उनका अकाउंट वगैरह होगा, तो वो जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके पास कुछ शेयर होते हैं, ठीक है, कि ये हम सब साथ में मिलकर के आए, हमने साथ में पैसा डाला, जिसको लोन चाहिए होगा वो उस पैसे से लोन ले लेगा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव हो गया, हाउसिंग कोऑपरेटिव यानी हाउसिंग लोन के लिए वगैरह बनते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ये जो तबेला वाला एग्जांपल बताया, ये सरकार अभी बहुत प्रमोट कर रही है, तबेले के लिए नहीं बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। यही कौन सा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पर ला करके एक बड़ी कंपनी के साथ ये डील करेंगे, भैया मुझे ये टाइप का पोटैटो चाहिए, मुझे ये टाइप का वीट चाहिए, ये अपनी कलेक्टिव लोन में उसे ग्रो करेंगे और कलेक्टिव बार्गेन करेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडिया में कोऑपरेटिव्स हैं, वो कोऑपरेटिव्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इसका भी एक रीज़न है। इससे थोड़ा हिस्ट्री कनेक्ट कर लो। कोऑपरेटिव्स को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया था, ठीक है। उनको ये था कि कोऑपरेटिव्स के पास बहुत पावर है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स अगर एक साथ मिलकर के चाहें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इसके लिए काम करते हैं। फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 19(1)(c) कि जहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट है, आप कोऑपरेटिव कोई भी फॉर्म कर सकते हैं। डीपीएसपी में भी 43B ऐड किया गया कि जहाँ पर ये कहा गया कि स्टेट भैया ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाए कि जहाँ से क्या है कि जो कोऑपरेटिव्स है उनका इजी रजिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है, फंक्शनिंग हो सके, उस टाइप से।
एक पूरा पार्ट 9 भी ऐड कर दिया गया। इट डील्स विथ इनकॉर्पोरेशन, यानी कैसे कोऑपरेटिव बनेगा, टर्म ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बैरियर्स, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसके लिए प्योर आर्टिकल 243 ZH टू आर्टिकल 243 ZT। एक नाम यहाँ पर याद रख लेना, शायद प्रीलिम्स में पूछ ले, सर फेडरिक निकोलसन इज नोन एज फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया। इतना खाली गवर्नेंस में याद रख लो। 7 शेड्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव इज अ फंडामेंटल राइट, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव वो DPSP में दिया गया है। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी आप खोल सकते हो, ठीक है। जैसे एक स्टेट और दूसरे स्टेट में भी आप उसकी सेम ब्रांच खोल सकते हो, ठीक है। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, देखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि ये इंडियन ओरिजिन तो है, ठीक है। यानी अगर आप अपने कई दोस्तों को देखोगे तो वो लोग पहले क्या थे कि इंडियन सिटीजन थे, फिर की कई और कंट्री में गए, वो क्या हुआ, वहाँ पर उनका परमानेंट रेसिडेंट मिल गया, PR मिल गया, वो वहाँ के रेसिडेंट हो गए, तो वो क्या हो गए, फॉरेन पासपोर्ट आ गया उनका। तो इंडियन ओरिजिन के हैं बट फॉरेन पासपोर्ट है, उन्हें कहा जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI क्या है, NRI भैया इंडियंस ही हैं। ये मेनली टैक्स से रिलेटेड बात होता है इनका, ठीक है। NRI का मतलब ये होता है कि टैक्स की वजह से ये NRI का, एक सेकंड, ठीक है। NRI क्या है कि इंडियंस ही होते हैं, ठीक है, जिनको PR नहीं मिला उतना। इतना खाली याद रखो कि जो लोग बाहर गए जिनको PR मिला वो सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। जिनको PR नहीं मिला, परमानेंट रेसिडेंट नहीं मिला, अभी भी रेसिडेंट इंडिया के हैं बट रह कहाँ रहे हैं, बाहर देश में रह रहे हैं, उनको कहा जाएगा NRI, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट ही होता है और इंडियन ओरिजिन भी है, इंडिया का ही सब कुछ है बट कमा बाहर रहे, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप देख ले सकते हो। NRI जितने बेनिफिट सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं उतने सेम बेनिफिट NRI को भी मिलते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या है, एज पर सिटीजनशिप एक्ट, अ पर्सन registered as an overseas citizen of India for 5 years and who is ordinarily resident in India for 12 months before making an application for registration is eligible for citizenship। क्या हुआ कि आपने सिटीजनशिप किसी और की ले ली है, ठीक है, अब आपको वापस से सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए ये पूरा रूल है, ठीक है, इतना याद रखना। अब सिटीजनशिप की बात आई है तो फटाफट से इसको बता देता हूँ। देखो सिटीजनशिप में जब भी पढ़ाता हूँ तो एक चीज़ मेरी याद रखना, कभी भी आपका डाउट नहीं रहेगा। सिटीजनशिप अभी बहुत न्यूज़ में भी है, इसलिए थोड़ा याद कर लो। सिटीजनशिप में 2 आई है, यहाँ से उठाओ, पार्ट 2 बनाओ। ये 2 को ऐसे ही रखो, 5 से लेकर के 11 के अंदर सिटीजनशिप है। पार्ट 1, पार्ट जो 1 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 1 से 4 है। 1 से 4 में यूनियन एंड टेरिटरी की बात है, नेम्स प्लस कैसे बाउंड्री वगैरह चेंज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना है, वो आर्टिकल 4 में लिखा है। 5 से 11 में क्या है, सिटीजनशिप की बात की जाती है। इसमें मेन है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 याद रख लो, ना कोई सब्जेक्ट याद करने की जरूरत है, कुछ नहीं। आर्टिकल 11 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी। तो अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो बट ऑब्वियस है कौन सी लिस्ट में होगा, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। इसका सारा काम कौन देखता है, होम मिनिस्ट्री। बस इतना याद रखो, आपका अगर MCQ आएगा तो यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। बाकी के जो 7, 8, 9, ठीक है, ये 3 क्या है, आया राम गया राम जैसा है कि पहले आज़ादी के पहले गए फिर वापस आए, डेट्स याद रखना है, रखो कोई बात नहीं, बट आर्टिकल 11 याद रखना है। ये सिटीजनशिप से ही आपका पूरा काम यहां से बन जाएगा, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए जो असेंबली बैठी थी उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 डेज उन्होंने काम किया था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्स, यानी दिव्यांग जो लोग हैं उनको प्रमोशन में भी आपको रिजर्वेशन देना है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू इश्यू इंस्ट्रक्शन फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप। 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो कवर होती है इस एक्ट के अंदर। इसमें खाली ये याद रख लो कि कौन से ये जो लैंडमार्क जजमेंट है वो याद रख लो। सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ
Karnataka, January 2020 judgment. Supreme Court had confirmed that PWDs have a right to reservation in promotion as well and not just in recruitment. देखो, जब भी आप जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी जब आप पास कर लेते हो तब आपका एक छोटे पद से आपका शुरुआत होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट एसपी नहीं बन जाते, छोटे पद से शुरुआत होता है, फिर आप एसपी बनते हो, फिर एसएसपी वगैरह ऐसे चलता रहता है। तो रिक्रूटमेंट की बात होगी। फिर प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि जब एसपी से एसएसपी बनोगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन देना होगा। इतनी चीज़ है। गवर्नमेंट एड की बात ये हुई कि गवर्नमेंट एड यानी गवर्नमेंट जब भी आपको कुछ पैसा वगैरह दे रही है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रिलेटेड बात है, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि कोई आपके पास ये नहीं है कि आपको, देखो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसमें ये नहीं है कि द आर्टिकल 30 क्लोज टू स्टेट that the government shall not discriminate against education institution on ground that it is under management of a minority whether it is based on religion or language while giving aid। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो या आप कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपको एड मिलना ही चाहिए। इट इज़ नॉट, ठीक है। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इतना याद रखो। सिटीजन केस यानी राजद्रोह का केस होता है, ठीक है। आर्टिकल 124 क्लॉज ए ऑफ इंडियन पेनल कोड में दिया गया है, ठीक है। कोई वर्ड, साइन या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से अगर आप आपकी जो डिग्निटी है, कंट्री की जो डिग्निटी है, उसको अगर लोअर कर रहे हो तो उसके लिए है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे केस हैं, रोमा थापर केस, केदारनाथ केस है, रिसेंट कन्हैया कुमार केस वगैरह आप थोड़ा देख लेना। हेड स्पीच का मतलब ये होता है कि नो, देखो ये भी याद रखना, कई बार यूपीएससी क्या कहता है कि हेड स्पीच इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में। हेड स्पीच कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। देखो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इट इज डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड, डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड, जब भी एमसीक्यू, एक काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि एक एमसीक्यू तो ये लोग ऐसा बनाते हैं कि जहाँ पर ये लिखा जाता है कि इट इज़ डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। देखो हमेशा कोई भी चीज़ जो ऐसी है जो डायनामिक है यानी समय के साथ में वो चेंज हो सकती है, ठीक है, समय के साथ में वो चेंज हो सकती है या इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, वो चीज़ कभी भी कोई लॉ या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डेफिनेशन दे देते हो तो आप उसकी एक लिमिट सेट कर देते हो कि अगर ये चीज़ है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। समझ में आया? यानी अगर एक ह्यूमन बींग को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि भैया जिसके 2 आँख हैं, जिसके 2 कान है, एक नोज़ है, एक माउथ है, ठीक है, हेयर है पूरी बॉडी पर, ठीक है, 10 फिंगर्स हैं, हैंड की भी, लेग्स की भी, तो ये मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब अगर जुडिशियरी को डिफाइन करना है कि ये भैंस है या आदमी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखेंगे कि भैया पहले क्या ह्यूमन डिफाइंड है, हाँ भैया ह्यूमन तो डिफाइंड है, 10 उंगली होनी चाहिए, यहीं से टेस्ट फेल हो गया, भैंस के कहाँ से 10 उंगली हो गए भैया, इसके तो 4 पैर हैं, इसके तो 2 ही पैर हैं। ये होता है डेफिनेशन का मीनिंग, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ डिफाइन कर देते हो आप उसे लिमिट कर रहे हो कि भैया ये इसकी बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने कुछ चीज़ डिफाइन ही नहीं की है, डिफाइंड चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो आगे ही अभी आएगा जुवेनाइल यानी अगर आपको कहना है कि भैया 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वयस्क कभी नहीं हुए बच्चे हैं, उन सभी को हम जुवेनाइल कहेंगे। बट इसके भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट सोच के इसका डेफिनेशन बनाया जाता है। अगर मैं यही कहूँ कि भैया माइनॉरिटी कहीं पर डिफाइंड है, तो आप अब क्लियर कह सकोगे नहीं सर माइनॉरिटी तो कहीं पर डिफाइंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटीज़ का एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है और विथ टाइम ये चेंज हो सकता है, लैंग्वेज में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो चीज़ बहुत वाइड है या जिसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं वो क्या है, डिफाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर हेड स्पीच के बारे में पूरी राम कथा लिखी, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। देन कम्स स्केरिलेज। स्केरिलेज का मतलब ये होता है कि कोई भी धर्म संस्थान या कोई भी धर्म है उसके प्रति हीन भावना होना या उसके ऊपर अपराध करना, इतना। So Punjab government has written to Center for Assent to State Bill that proposes life imprisonment for discretion of religious scriptures of 4 religion. Scarilege also termed as blasphemy, means treating a religious object or place without respect that it deserves. Say suppose अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपको पता है कि भैया जूते चप्पल बाहर निकाल करके जाना है, then you should have to enter the temple. तो ये क्या होगा, you are giving respect to that temple premises.
अगर आप इस्लाम में चले जाओगे तो वहाँ पर जब आप मस्जिद के अंदर जाओगे तो पहले आपको हाथ पैर मुंह धोना है, चप्पल बाहर निकाल देना है, फिर ही आप अंदर जा सकेंगे। ये क्या कहते हैं, सिखिज्म में अगर चले जाओगे तो कंपलसरी गुरुद्वारा में आपको पानी का आगे होगा, उसमें पैर धोने हैं, फिर ऊपर जाना है, फिर आपको किरपन वगैरह या योर फोर हेड शुड बी कवर्ड। ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो आप अपराध कर रहे हो, ऐसा स्केरिलेज का मीनिंग होता है। यानी अगर मैं कल जाऊं मंदिर में, ये कहूँ नहीं भैया मैं तो जूता चप्पल पहन के ही अंदर जाऊंगा, पहले तो कोई मुझे घुसने नहीं देगा, अगर मैं जा रहा हूं तो भी मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। इसका मतलब होता है ब्लेप्सी, ठीक है, यानी जो मुझे रिस्पेक्ट देना था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैं नहीं दे रहा हूँ। ये डिफरेंट सेक्शन है, 295, 295A, 296, 97, 98 ऑफ आईपीसी प्रेजेंटली डील विद BAMC। इतना खाली याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना मैटर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ये आईपीसी के अंदर डिफाइंड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में दिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अभी आपने कुछ क्राइम नहीं किया है, शक के बिना पर कि आप ऐसा कुछ बोल दोगे या आप ऐसा कुछ कर दोगे कि जिससे क्राइम हो सकता है, या क्राइम को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको कुछ भी वारंट के बगैर भी उठा लिया जा सकता है। इसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी आपको प्रिवेंट किया जा रहा है कि आप क्राइम न करें। ये सीआरपीसी सेक्शन 151 के अंदर डिफाइंड है। आर्टिकल 22 के अंदर टू टाइप के डिटेंशन दिए गए हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे से याद करवा देता हूँ कि 22 अगर देखोगे तो 2 टू हैं, तो इसमें एक पुनिटिव हो जाएगा और एक हो जाएगा प्रिवेंटिव। और इसके साथ में याद रख लीजिएगा आर्टिकल 20 है, वो खाली डिटेंशन से रिलेटेड है या अरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, अरेस्ट से रिलेटेड है। बट ये क्या है कि ये पुनिटिव और प्रिवेंटिव दो को डिफाइन कर रहा है। पुनिटिव यानी जब आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, आपने क्राइम कमिट कर दिया है, तो पुनिटिव। क्राइम नहीं किया है और खाली शक की बिना पर आपको उठाया जा रहा है, ये होगा प्रिवेंटिव, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट, ये भी याद रखना बहुत अच्छे से मोटा भाव। राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्यूट नहीं है ये, ठीक है, बट राइट टू स्ट्राइक इट इज नॉट। राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट राइट टू प्रोटेस्ट है। यू कैन प्रोटेस्ट, बट कैसे? पीसफुली एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। यानी सीआरपीसी आईपीसी में जो भी है उसके एम्बिट में रहकर के अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, देन इट इज योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 मीडिया से रिलेटेड भी है। मीडिया वाले जो राइट यूज करते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आर्टिकल 19 का यूज करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपका ऐप डिलीट कर दिया, आप मेरी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दो, ये राइट टू फॉरगॉटन है, बस इतना याद रखो। बाकी इसमें सारी कहानी लिखी है, वो आप देख लेना। आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू देखो, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 मैंडेट प्रायर इंक्वायरी बिफोर डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आर्टिकल 311 क्या कहता है? देखो, इसे 312 से याद रख लेना। 312 क्या था? राज्यसभा का पावर था कि ऑल इंडिया सर्विसेज न्यू वगैरह क्रिएट करना, वो राज्यसभा का पावर है। तो 311 क्या होगा कि इतना देखो, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा यूपीएससी में। 311 क्या होगा? 311 भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कोई इंक्वायरी के बगैर आपको हटा नहीं सकता, इतना याद रखो, बाकी क्या जाने दो खिचड़ा। फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, फॉरेनर ट्राइब्यूनल का मतलब ये होता है कि कोई शरणार्थी है, ठीक है, पर प्रांतीय शरणार्थी है, किसी और कंट्री से आकर के हमारे यहाँ पर बस गए हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी केस वगैरह हैं वो कहाँ पर चलेंगे? ट्राइब्यूनल्स के अंदर। उसे कहा जाता है फॉरेन ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। उसके लिए एक स्पेशल बनाया जाता है, ठीक है। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग फॉरेनर्स एंट्री और डिपार्चर, यानी नेपाल से इंडिया में आ गए या बांग्लादेश से इंडिया में आ गए, वो सारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। Foreign tribunals get two type of cases. Those against whom a reference has been made by border police, ठीक है, border police ने कह दिया कि सर ये थे, and those whose name in the electoral have D doubtful against them, ठीक है। So it is headed by a member who can be a retired judicial officer, bureaucrat or a lawyer with 7 years of legal practice, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आसाम एक ऐसा लोता स्टेट है जहाँ पर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑलरेडी है, ठीक है। आसाम गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट पुलिस बोर्ड नॉट टू फॉरवर्ड एनी केस अगेंस्ट गुरखा टू फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है। यहाँ का जो भी पावर है वो सेंटर के साथ में वेस्ट करता है। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन ट्राइब्यूनल वेर वेस्टेड ओनली विद द सेंटर, ठीक है। क्यों सेंटर के साथ में है? याद करो, आर्टिकल कौन सा? 11, क्योंकि सिटीजनशिप से बात है, इसलिए ये किसका मेन काम होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है।
क्लियर? पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। पार्ट 2 थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है? थैंक यू।